जोरदार ताली से। मोबाइल तो आप पीछे रखा करिए दो हाथों का मैं नाम लूंगा, वो एक एक करके यहाँ पे आएंगे। हमारे बगल में कन्हैया जी हैं, रवि रोशन जी हैं, आ जाइए रवि रोशन जी, आगम जी, कुमार गौतम जी, रिजवान जी। देखिए, आज बिहार की जनता एक विकल्प की तलाश में है और उस विकल्प के रूप में जन स्वराज अपने आप को सुनिश्चित कर चुका है। और जब आप देखते हैं कि प्रशांत किशोर जी की रैली में लाखों लाख लोगों की भीड़ उमड़ रही है, तो ये इस बात का सबूत है कि लोग समझना चाह रहे हैं कि जन स्वराज अपने किन विचारों के साथ आया है। लोग जन स्वराज के विचारों से प्रभावित हैं और प्रशांत किशोर को सुनना चाहते हैं, जन स्वराज को अपना समर्थन देना चाहते हैं। ये भीड़ उसी समर्थन का द्योतक है। मैं आज बेगूसराय में आया हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर कुमार शांतनु है। मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूँ। मैं आज बेगूसराय के युवाओं से मिलने आया हूँ। युवाओं को जन स्वराज के विचारों से जोड़ने आया हूँ, उनकी बातों को सुनने और समझने आया हूँ और अपनी बात कहने भी आया हूँ। देखिए, बेगूसराय अगर जेडीयू और आरजेडी का गढ़ माना जाता है, तो आप ये भी मानिए कि बिहार की बदहाली की जो वजह है वो भी यही दोनों पार्टियां हैं। अगर पिछले 35 सालों से सरकार में यही दोनों पार्टियां काबिज हैं, तो बिहार की बदहाली का जो ठीकरा है वो भी इनके सर पे ही फूटना चाहिए। अगर 15 सालों तक जंगल राज और उसके बाद अफसरशाही से जो बिहार आज ग्रसित है, इसके दोषी भी यही पार्टी के लोग हैं। तो अब जनता इन दोनों पार्टियों को नकार चुकी है और इसी का प्रमाण है कि जनता जन स्वराज को अपना इतना भारी समर्थन दे रही है। देखिए, जदयू के बारे में तो आपको पता ही है, कभी इस थाली में कभी उस थाली में, उनको अपनी कुर्सी बचाना है। अब ऐसे पार्टी के ऊपर जनता कैसे अपना भरोसा रखे कि वो उनके विकास के लिए, उनके समाज के लिए काम करेंगे। तो जदयू जो है समाज में अपना जनाधार काफ़ी तेज़ी से खोती जा रही है और ये आपको आगामी चुनाव जो नवंबर में होने वाले हैं, आपको साफ साफ दिख जाएगा। जन स्वराज पूरे बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जैसा कि जन स्वराज के प्रणेता कहते हैं कि अगर हमने 140 सीटें भी ले आई, तब भी हम उसको अपनी बड़ी हार मानेंगे। जन स्वराज का ये विश्वास है कि जिस तरह से लोग विकल्प की तरफ देख रहे हैं, हमें कम से कम 200 सीटें मिलेंगी। बहुत ही प्रासंगिक सवाल किया है आपने। बिहार में जो अपराध का जो ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसका एक मुख्य कारण युवाओं की बेरोजगारी भी है। उसका एक मुख्य कारण युवाओं के एक पूरे जनरेशन में शिक्षा का अभाव भी है। अगर हमने युवाओं को शिक्षित किया होता तरीके से, अगर हमने युवाओं में रोजगार और नौकरी की व्यवस्था की होती, तो जो युवा आज सड़कों पर भटक रहा है, अपने पेट पालने के लिए छोटे मोटे अपराध करने की सोच रहा है या फिर एक आपराधिक गैंग में तब्दील हो रहा है, हम उन सभी युवाओं को एक सही दिशा दे पाते। इस नई दिशा की तरफ ले जाने के लिए मैं युवाओं का आह्वान करने आया हूँ बेगूसराय में भी, और मैं बिहार के अलग अलग जिलों में जाऊँ। इस 2025 में, जो कि आपका चुनावी साल है, प्रधानमंत्री जी का ये चौथा शायद दौरा होगा बिहार के लिए। बिहार की याद उनको सिर्फ चुनाव में आती है, बिहार की याद सिर्फ उनको मजदूरों के लिए आती है। अपने पिछले दौरे में बोल के तो गए थे कि यहाँ से गुजरात तक का ट्रेन खोलेंगे और उसमें यहाँ के जो श्रमिक परिवार हैं उनके लोगों को सुविधा होगी। तो उनके मन में बिहार की जो छवि है एक श्रमिक राज्य की है। इस विचारधारा के साथ प्रधानमंत्री क्या कोई भी नेता आएगा तो जनता उनको एक सिरे से नकारेगी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिहार की राजनीति में परिवारवाद इस तरह से काबिज है कि उसमें आपकी राजनीतिक मूल्यों का पूर्ण ह्रास हो चुका है। एक परिवार में आपको 4 लोग मिलेंगे जो अलग अलग पार्टी से, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से सीट पे काबिज हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि येन केन प्रकारेण आपको सिर्फ टिकट खरीद लेना है और सत्ता में काबिज हो जाना है। उनको किसी एक विचारधारा से, किसी सामाजिक समरूपता से कोई सरोकार नहीं है। इस राजनीतिक परिपाटी को ख़त्म करने के लिए
जन स्वराज प्रतिबद्ध है और हम उस तरफ काम कर रहे हैं। देखिए 2003 में जब जातिगत सर्वे हुआ था, जनगणना तो नीतीश बाबू नहीं करा पाए थे, जो सर्वे हुआ था उस सर्वे का नतीजा इतना भयावह है। मैं क्यों बोल रहा हूँ भयावह, क्योंकि जब एक जातिगत सर्वे या जनगणना होती है तो उसका जो मुद्दा है वो ये होता है कि आपके जातिगत डाटा के बेसिस पे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए हम पॉलिसी बनाते हैं, उनके लिए हम कुछ विशेष कार्य करते हैं। लेकिन 2 साल हो गए, बिहार में उस जातिगत सर्वे के आधार पर कोई भी ऐसा सरकारी योजना नहीं बना जिसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरने भी जा रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, एक शपथ पत्र भी लेके जा रहे हैं। अब जब भारत सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा की है तो हम इसका स्वागत तो करते हैं, पर इस शर्त पे करते हैं कि उस जातिगत जनगणना को सिर्फ आंकड़ों में न रखा जाए, उससे जुड़ी हुई आंकड़ों के साथ राजनीतिक जो आपकी निर्णय हैं वो भी बनाए जाए, जो सामाजिक आप पॉलिसीज बनाते हैं वो भी बनाई जाए, ताकि हम पिछड़े इस वर्गों को भी आगे लेके आए, तब जाके हमारी जो जातिगत जनगणना है वो सार्थक हो। युवा अब इन पिछले झांसों में बिल्कुल नहीं आने वाला है। बहुत बड़े बड़े बाहुबली हैं यहाँ पर, लेकिन मैं विनम्रता के साथ ये जरूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ के युवाओं को ठगा है। यहाँ के युवाओं को सिर्फ झंडा उठाने के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ के युवाओं को सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए इस्तेमाल किया है। यहाँ के युवाओं को सक्रिय राजनीति में उन्होंने लाने का कोई काम नहीं किया। देखिए, आरक्षण सामाजिक समरूपता का एक माध्यम है, ये समाधान नहीं हो सकता। ये एक माध्यम है जिसके द्वारा जो पिछड़े समाज के लोग हैं आप उनको एक बराबरी में लाने का प्रयास करें, पर ये प्रयास एकल नहीं हो सकता। इसके साथ ही आपको बाकी जो मूलभूत सामाजिक समस्याएं हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। और आरक्षण के ऊपर हमारा जो विचार है उसमें ये नहीं है कि जो सवर्ण है उनको आप पीछे धकेलिए। हमारा जो विचार है वो ये है कि जो पिछड़े हैं उनको भी आगे आप लेके आइए। आप सामाजिक ऐसी संरचना तैयार कीजिए, ऐसी पॉलिसीज बनाइए, ऐसे पॉलिटिकल डिसीजंस लीजिए कि पिछड़े वर्ग को भी उतना ही लाभ मिले जितने अग्रणी समाज को।